आपने दिया, हम आपके नस्लों तक मकरूज हैं और हम आपके ताबेदार हैं। इस मंसूबे के साथ लाला मूसा नूना वाली भागो अड्डा से मुलवाना तक इन सड़कों का आगाज हो गया, लेकिन बाकी देहात के लिए जो लिंक रोड्स थे या देहात के अंदर जो काम कराने के लिए मैंने वजीर आजम साहब से कुछ फंड लिए, वो भी अरबों रुपए के थे। ये सड़क 1 अरब 70 करोड़ रुपए के करीब सड़क है। इसी तरह वो जो लाला मूसा नूना वाली भागो मलवाना रोड है, वो भी तकरीबन इतने ही अमाउंट की सड़क है। इनके साथ लिंक रोड्स भी हैं। ये कोई तकरीबन 3.5 अरब रुपए का मंसूबे हैं। इसके साथ ही साथ देहात के बाकी गलियों नालियों के दीगर चीजों के लिए मैंने हर यूनियन काउंसिल के लिए फंड मांगा, और मुझे इस बात के ऊपर मैं आज यहाँ आपके सामने मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी फराख दिली से मुझे कहा कि कायरा साहब, बाकी जगहों पे तो फंड हो या ना हो, आप जो कह रहे हैं हम सारे फंड आपको देंगे। मैं जाती तौर पे उनका मशकूर हूँ। वो फंड प्रोसेस हुए, लेकिन ये किसी के इल्म में नहीं था कि अचानक ऐसा तूफान आएगा, ऐसा फ्लड आएगा, और सिंध पाकिस्तान भर में वो तूफानी बारिशें हुई जिससे पाकिस्तान का 1/3 रकबा पानी के नीचे डूब गया। लाखों की तादाद में लोग घरों से महरूम हो गए। कोई 3.25-3.5 करोड़ लोग उससे मुतासर हुए। उनके माल मवेशी, उनके घर बार, उनकी जिन्स, उनकी हर चीज उस पानी की नजर हो गई। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनको हौसला दे। और हम कोशिश कर रहे हैं आलमी दुनिया को भी इकट्ठा करके अपने उन बहन भाइयों की मदद के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान भी अपने वसाइल जो है वो उधर डाइवर्ट कर रही है। इसलिए फौरी तौर पे हुकूमत ने तरक्याती काम रोक दिए, वरना आपकी सड़क का इफ्तिताह आज से 6 महीने पहले हमने कर लिया होता। ये सारे फंड्स पहले क्वार्टर के सिंध बलोचिस्तान को दे दिए गए, और हमने कहा, बखुशी कहा कि यकीनन हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने हलकों के अंदर काम कराएं, लेकिन पहला हक हमारे उन बहन भाइयों का है। उनको दिए गए। अब जहां थोड़ी सी भी स्पेस बनी है तो ये मंसूबे शुरू कर रहे हैं। अल्लाह करेगा जूं जूं हमें थोड़ी स्पेस मिलेगी, मजीद मंसूबा जात आपके लिए जो हमने अप्रूव कराए थे या पाइपलाइन में थे, वो इंशाअल्लाह ताला वो भी करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं हल्के का नुमाइंदा हूं। ठीक कहा नदीम ने, 5 साल तक 2013 से 18 तक यहां से नुमाइंदगी मुस्लिम लीग को रही, और 2018 से अभी तक आज भी इस हल्के के नुमाइंदे फैजुल हसन शाह साहब हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, और आज भी सूबे में उनकी हुकूमत है। मरकज में हमारी हुकूमत के पास इस वक्त जो कौमी वसाइल की सूरत हाल है, 750 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम रखा था, लेकिन फ्लड्स और दीगर मसाइल की वजह से उसको कम करके 350 अरब रुपए किया गया है। इसके बावजूद पूरे मुल्क के अंदर वो पैसा लगना है, इसके बावजूद हम अपने हल्के के लिए ज्यादा फंड ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सूबा पंजाब के पास इस वक्त 600 अरब रुपए का तरक्याती फंड है। एमएनए इस हल्के के मौजूद हैं, उनका अपनी गवर्नमेंट है, आज भी वो तनख्वाह ले रहे हैं। क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी पंजाब की हुकूमत से, जहां तहसील गुजरात को तो फंडों की भरमार है, तहसील खारियां को हिंदुस्तान की तहसील है, यहां फंड नहीं आ सकते? क्या कसूर है तहसील खारियां का? कभी काट के आप इसको मिलाना चाहते हैं कुंजा के साथ? आप हमें झुंझुने देके कहते हैं कि जनाब हमने डिवीजन बना दिया, पता नहीं क्या कर दिया। इस पंडाल में बैठा कोई मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा बरखुरदार मुझे बता दे कि पिछले 1 साल में वो डिवीजन गुजरांवाला में कौन से काम के लिए गया है? कितनी अहमियत है हमारे लिए डिवीजन की? हमारे काम तो तहसीलों में, जिलों में, यूनियन काउंसिलों में यहां होते हैं। आप हमें डिवीजन दे के कह रहे हैं कि बड़ा काम कर दिया। हाँ, मैं आपका फर्ज बनता है अपने उन साथियों से जरूर कहें जिन्होंने उनको नुमाइंदगी का हक दिया था
कि आज जिला गुजरात के अंदर अगर 50 अरब या 40 अरब रुपए के फंड लग रहे हैं तो तहसील खारिया में क्या लग रहा है? कोई 1 रुपया लगा है? अगर माजी का किया गया मंसूबा, मंजूर हुआ मंसूबा, आज वो मुकम्मल नहीं हो रहा, अभी उन पे भी काम सुस्त है और नए मंसूबे शुरू हैं, तो फिर आप फैसला करें कि आपके नुमाइंदे आपके लिए कितने आला काम कर रहे हैं और कितनी अहलियत रखते हैं। जो नुमाइंदा अपनी हुकूमत से, जहां कसरत उनकी है, उनसे भी अपने हल्के के लिए काम नहीं ले सकता, वो क्या नुमाइंदा है? बाकी मैं इससे आगे मजीद नहीं कहता, लेकिन गुजारिश यह है, मैंने जब सियासत में मैं आया था, मुझसे पहले नदीम आया था, नदीम से पहले हमारे बुजुर्ग थे, तो हम इस विरसे के वारिस हैं जो आपने हमें दिया हुआ है। हमने हर दौर में ये बात कही है कि काम हम कितने करा सकेंगे हमें नहीं पता, मसाइल ज्यादा होते हैं, वसाइल थोड़े होते हैं, हर दौर में ये मसला रहा है। लेकिन ना हमारे बुजुर्गों ने कमी की ना हमने की। जब नदीम तहसील नाज़िम बना था उस वक्त भी हम मुखालिफ थे गवर्नमेंट के, ये जेलों में जाता था, इसके खिलाफ पर्चे हो रहे होते थे, आप हमारे साथ थे, हमारे फंड बंद थे। इसके बावजूद तारीख गवाह है कि हमने हर बस्ती में, हर गांव में कोई ना कोई काम, कोई छोटा कोई बड़ा, अपनी जिम्मेदारी जरूर अदा की है। आज हम हुकूमत मुस्लिम लीग की है, हम उसके हिस्सेदार हैं, साथी हैं, उनके साथ हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, और इसमें से इंशाल्लाह जो हमें कोशिश होगी, अगर ये फ्लड्स ना आते तो मुझे उम्मीद और यकीन है कि अब तक ये मंसूबे जो हैं ये तकमील के नजदीक होते, ये आधे से ज्यादा मुकम्मल हो गए होते और दीगर मंसूबा जात पे काम होता। जब हमजा साहब की गवर्नमेंट पंजाब में थी, यहां से भी कोई 1.25 अरब रुपए के मंसूबे और एक बड़ी सड़क जो डिंगा से मुगवाल तक थी, वो मैंने पंजाब गवर्नमेंट से मंजूर कराई थी। अब मैं कहता हूं मंजूर शुदा सड़क है, उसका फंड मौजूद है, उसका बेशतर हिस्सा तहसील खारिया में है, वो सड़क शुरू नहीं हो रही। बाकी सड़कें तो इस गवर्नमेंट पंजाब की ने शुरू किए हैं, यही जाके उनसे करा ले। इनका आलम यह है कि जो 2012-13 में जो सुई गैस के फंड, जिन देहात का जिक्र नदीम ने किया है, वहां तो गैस चल गई, बाकी इलाके के अंदर पाइप पड़ गए, कुछ की मंजूरियां हो गई, कुछ के पैसे ट्रांसफर हो गए। जिन गांव के पैसे ट्रांसफर हुए थे आज तक उनमें से कुछ देहात ऐसे हैं जिनके पैसे मौजूद हैं उस वक्त के, और अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। ये अहलियत है, ये वो लोग हैं। 2 हुकूमतें गुजरी हैं, आज हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं, हम अपने वो मंसूबे जो है उसका भी शुरू नहीं करा पा रहे हैं। और जल्द इंशाल्लाह इस पे कोशिश है कि सुई गैस के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, मुल्क में गैस की किल्लत है, अब गैस बाहर से मंगवाई जा रही है, नए कुएं खोदे जा रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द हमें और डिस्कवरीज मिलेंगी। वैसे तो खान साहब ने अपने दौर में, याद होगा, एक दफा बड़ा दावा किया था, बड़ा नारा मारा था कि पाकिस्तान के समंदरों के अंदर से इतनी गैस निकल आई है कि हम पाकिस्तान को भी खुशहाल करेंगे और बाहर के मुल्कों भी देंगे। पता नहीं वो फिर गैस का क्या बना। वो खान साहब का वैसा ही दावा था जिस तरह वो बाकी दावे करते हैं। लेकिन अब हम कोशिश में हैं कि जल्द पाकिस्तान के अंदर जो गैस के ऊपर पाबंदी है वो जल्द खत्म हो। आज भी हमारे अपने ही फंड अगर उस दौर के लग जाएं तो बहुत सारे इलाके का मसला हल हो जाएगा। उस दौर में सिर्फ देहात के अंदर नहीं, आधे से ज्यादा लाला मूसा शहर को, डिंगा शहर को और इसके साथ और बहुत सारी बस्तियों को गैस हमारे दौर में फराहम की गई। खारिया शहर को, बहुत सारे इलाकों को गैस का एक्सटेंशन हुई। लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि ये हमारा कोई एहसान नहीं है, काम गिनना मेरा काम नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। ये आप असेस करेंगे कि नदीम ने या मैंने, हमारे बुजुर्ग तो दुनिया से चले गए, आज आप उनकी वजह से हमारी इज्जत करते हैं, हमारे नाम लेते हैं, हमें इज्जत देते हैं, हम आपके मशकूर हैं। लेकिन ये जजमेंट आपकी है कि हम आपके कैसे नुमाइंदे रहे हैं। हम इसके ऊपर कोई एहसान की बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ थोड़ी बातें करना जरूरी होती है। मैं आजकल हुकूमत के ऊपर बहुत सारी अलगार है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, खान साहब हमारे खिलाफ एक पूरी मुहिम चला रहे हैं, और जब वो हुकूमत में थे तब भी यही सूरत हाल थी।
रोज हमारी जमातों के किसी न किसी फर्द को जेल में डाला जाता था। आज एक सेनेटर पकड़ा जाता है तो कहते हैं जमहूरियत पे हमला हो गया है। हमारे दौर में सालों इस मुल्क के वजीर आजम, इस मुल्क के सदर, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनकी बीवियां, उनके बच्चे वो जेलों में रखे गए, वो अदालतों से बरी हो गए, उनके खिलाफ केस नहीं प्रूव हुए क्योंकि मफरूजों पर मबनी थे। उस वक्त जमहूरियत को खतरा पैदा नहीं हुआ। आज अगर कोई फौज को गालियां देता है, आज अगर कानून तोड़ता है और कानून उसके खिलाफ हरकत में आता है तो कहा जाता है कि जनाब इससे जमहूरियत को खतरा हो गया। खान साहब, जमहूरियत को आपसे खतरा है, आपकी जमात से खतरा है, इसलिए कि आप जमहूरियत पसंद नहीं हैं। पाकिस्तान की सारी जमातें जो हमारे साथ हुकूमत में हैं और जो हुकूमत में नहीं है, मां सिवाय इमरान खान के और इनके साथियों के, सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि फौज को, एजेंसियों को सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमारी आज तक ये जद्दोजहद रही है, ये लड़ाई नहीं है, ये फौज के खिलाफ तनाजा नहीं है। हमारी जद्दोजहद रही है कि दुनिया भर में कामयाबी का सिर्फ एक असलूब है, एक तरीका रहा है कि जब कौम मिलके अपने आगे बढ़ने का कोई कानून बना लेती है, उस कानून के मुताबिक अमल करती है तो तरक्की के रास्ते उससे खुलते हैं। ऐसे ही है जैसे कोई कारोबार करें, कोई साझेदारी का कारोबार करते हैं, आप कोई मुआहिदा लिखते हैं कि हम आपस में हिस्सेदारी कर रहे हैं, ये काम इसके जिम्मे होगा और इस तरीके से हमने अपना कारोबार करना है। अगर आप उस मुआहिदे पे अमल करें, उसके ऊपर अमल करते चलते जाएं तो मुश्किल वक्त भी आएंगे, आसान वक्त भी आएंगे, नफे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, आपके इत्तेफाक को नुकसान नहीं होगा, अल्टीमेटली आपके कारोबारों में भी नफे होंगे। यही कौमों के हाल होते हैं। कौमें जब मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ इलाके मिलके वो आपस में एक दस्तावेज, एक कानून तय करते हैं जिसे आइन कहते हैं, और फिर उसके ऊपर अमल करके यही वाहिद रास्ता है कि कौमें तरक्की करती हैं। सारी कौम, सारी दुनिया उस रास्ते से तरक्की के रास्ते पे पहुंची है। आज हमारा पहलवान जो है, फौज कह रही है कि हमने सीख लिया, हमारी एजेंसियां कह रही हैं कि हमने सीख लिया, अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम अपनी ड्यूटी करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक खान साहब हैं, ये अनोखी बात किया जा रहा है। ये पहले दिन से कह रहे, पहले तो कह रहा था आप मुझे हटा रहे हैं, फिर कह रहा था अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, फिर कह रहा था फौज को कि आप इनको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक रहे, इस हुकूमत को उठाएं तो मुझे बुलाएं, मैं वापस, मुझे हुकूमत लेके दें। ओ भाई, किस तरह तुम्हें हुकूमत लेके दें? आप फौज को मजबूर कर रहे हो। और अब ये मेरी कहने की बात नहीं रही। कल तक तो मैं इस बात की वजाहत करता था ना कि इमरान फौज को दावत देता है, फौज को मजबूर करता है। इमरान ने पिंडी के जलसे में क्या कहा, सारी दुनिया ने सुना। इमरान ने कहा मैंने पिंडी में जलसा इसलिए रखा है कि मैं फौज पे दबाव डाल सकूं, वो इस हुकूमत को चलता करे। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? फौज कह रही है कि हमने मुदाखलत सियासत में नहीं करनी, ये पहलवान कह रहा है मैं मजबूर करने आया हूं। इमरान खान, तुम्हें आदत है सहारों पे चलने की, आज भी तुम 2018 वाली मौजें चाहते हो, अब वो मौजें नहीं मिलेंगी। अब फैसले हो गए, अब मैदान में आओ, क्यों डरते हो? हम जो कह रहे थे, और आज कहता है कि मैं इलेक्शन चाहता हूं। हम पे इल्जाम है कि हमने आके हुकूमत में बहुत महंगाई कर दी है, मुल्क के हालात बड़े खराब कर दिए हैं। हाँ, हमारे दौर में महंगाई हुई है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम हुकूमत में आए थे तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि रूस और यूक्रेन की जंग लगेगी, तेल की कीमतें आसमान पे चली जाएंगी और सारी दुनिया में हर शय महंगी हो जाएगी। आपके अजीजों अकरबा सारी दुनिया में रहते हैं, यूरोप में भी, मिडिल ईस्ट में भी, हर जगह महंगाई हो गई है और जो चीजें बाहर से आती थी वो हर चीज को आग लग गई। उसके नतीजे में बिजली भी महंगी हुई। ये दोनों असबाब हुए, तेल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, हर चीज महंगी हो गई। लेकिन क्या ये हमारे वहमो गुमान में था?
या यूक्रेन और रूस की जंग हमने कराई, या दुनिया में चीजें सस्ती हुई हमारे यहां महंगी हो गई? हमें इल्जाम देने से पहले जरूर सोचो। इमरान खान, तुम कहते हो हमारे 30 सालों में पाकिस्तान के कर्जों में 20,000 अरब का इजाफा हुआ, और तुम तो कर्जे खत्म करने आए थे। हमने 30 सालों में 30 लाख लिया, 30,000 अरब का, 20,000 अरब का। तुमने 3.25 साल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर 11,000 अरब का कर्जा चढ़ाया है। अपनी तरफ तुम्हें देखते हुए ख्याल नहीं आता? जो मुंह में आता है झूठ बोलते जाते हो। इतनी ढिठाई से झूठ बोलता हुआ बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ना टेलीविजन पे बैठे उसे झिझक आती है, ना जलसे में बैठे झिझक आती है, और तसलसल से। और फिर कहता है यू टर्न लेना मेरा कमाल है। खान साहब, आप तो कह रहे, आजकल मीडिया वाले दोस्त हमारे बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी ये अपोजिशन वाले, तो उस वक्त अपोजिशन में थे हम, आज की हुकूमत जो मरकज में है, ये कहते थे कि इमरान खान अगर पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दे तो हम इलेक्शन करा देंगे। मैंने सारे मीडिया को चैलेंज करके कहा, मैंने कहा हमारे किसी लीडर का बयान दे दो। हमने कहा था कि इमरान खान, तुम अपनी बात के साथ मुखलस नहीं हो, तुम्हारी बात पे एतबार नहीं हो सकता। अपनी बात में वजन पैदा करना है तो पहले इन असम्बलियों से बाहर आओ। ऐलान जाके पिंडी में करते हो, इस्लामाबाद से भाग के लाहौर में जाके मशवरे करते हो। मुझे किसी दोस्त ने पूछा,